स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक नया लेक्चर कैपेसिटेंस के ऊपर। आपने पीछे के लेक्चर अभी तक पूरी तरीके से कवर कर लिए होंगे, तो आज हम कैपेसिटेंस और कैपेसिटर को स्टार्ट करने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का लेक्चर, और आप लोगों ने अगर पीछे के लेक्चर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उन्हें पहले पढ़ लीजिए ताकि आपके लिए ईजी हो जाए इस चीज़ को समझना। पीछे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट, जो पूरा का पूरा कैपेसिटर के ऊपर बेस है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, टॉपिक का नाम है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। ओके, सो लाइक हमारे पास टर्म है कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। तो समझते हैं फटाफट क्या होता है, मतलब कैपेसिटेंस का और कैपेसिटर क्या है। तो सबसे पहले टर्म है हमारे पास कैपेसिटर। देखिए, कैपेसिटर का मतलब ये होता है जैसे कोई सी भी ऐसी चीज जहां पे हम चार्ज को स्टोर करते हैं। हमारे पास दो कंडक्टर हैं और दो कंडक्टर के बीच में हम चार्ज को स्टोर करते हैं। अगर हम दो कंडक्टर्स के बीच में चार्ज को स्टोर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एक तरह का अरेंजमेंट होता है जिसमें हम दो कंडक्टर्स के बीच में चार्ज को स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है? ये एक डिवाइस है। कैपेसिटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो कंडक्टर के बीच में चार्ज को स्टोर किया जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने देखा होगा जो ट्यूबलाइट्स होती हैं, तो ट्यूबलाइट्स के अंदर एक इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा वाइट कलर का एक कंडेंसर। ये जो वाइट कलर का आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर चार्ज स्टोर होता है। तो ये जो चार्ज स्टोर करता है इसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। अच्छा, ये आपको ट्यूबलाइट्स के अंदर हमें देखने को मिलती है ट्यूबलाइट्स के अंदर देखने को मिलती है चॉक। जो इंडक्टर है ये आपको देखने को मिलता है फैन के अंदर। ये हमें देखने को मिलता है फैन के अंदर। फैन के अंदर आप देखेंगे कुछ आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा, एक कंडेंसर व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, तो ये जो व्हाइट कलर का कंडेंसर होगा ये कैपेसिटर होगा। इसके पास क्या होगा? अपना खुद का चार्ज स्टोर होगा, क्योंकि इनिशियली जैसे ही हम फैन को मतलब स्विच ऑन करेंगे तो फैन जैसे ही मूव करता है तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो जो एनर्जी है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है आपका कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है? तो कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है जिसमें हम दो कंडक्टर्स के बीच में चार्ज को स्टोर करते हैं। तो फर्स्ट हम डिफाइन करते हैं कैपेसिटर को। तो इट इज एन अरेंजमेंट in which charge stored between two conductors. Okay, so this is called capacitor. Now the term is capacitor के बाद हमें समझना है capacitance. Now the next term is capacitance. तो कैपेसिटेंस एक तरीके से है कैपेसिटी ऑफ चार्ज, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। तो कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस का मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये डिफाइन करती है कि कैपेसिटर कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर करता है, वो रिप्रेजेंट करता है उसकी कैपेसिटेंस को। ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय C। ओके, तो अभी इसके फॉर्मूले को समझते हैं क्या है, किस तरीके से है। देखो, सबसे पहले जो हमने देखा कि कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के अंदर हमारे पास कैसा अरेंजमेंट है जहां पे दो कंडक्टर्स हैं और दो कंडक्टर्स के बीच में चार्ज स्टोर हो रहा है। तो हमने कंसीडर किया सपोज टू बी यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर ये है। ये कंडक्टर है A, ये कंडक्टर है B। क्लियर? इस कंडक्टर के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और इस कंडक्टर के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगी? एक डिफरेंस होगा पोटेंशियल का। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज इसका जो पोटेंशियल है वो VA है और इसका जो पोटेंशियल है VB है। तो अगर मैं बात करूंगा इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस की, इन दोनों कंडक्टर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? तो दिस इज लाइक V इज इक्वल टू VA माइनस VB। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। पॉजिटिव पे ज़्यादा होता है और नेगेटिव पे कम, तो इसका मतलब हो गया VA माइनस VB। अगेन
नेक्स्ट चीज, अगर यहाँ चार्ज है तो आपको पता है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो अवे निकलती हैं और नेगेटिव में टूवर्ड आती है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करेगी कि कितना चार्ज इस कंडक्टर के ऊपर है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं। पहले क्या किया हमने दो कंडक्टर लिए, कंसिडर टू कंडक्टर A and B carrying चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो दोनों पे चार्ज कैरी कर रहा है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, और जो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स वो कितना है, V इज इक्वल टू VA माइनस VB। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस हियर। An electric field depend upon amount of charge carrying on conductor, ओके। तो ये हमने कुछ टर्म्स लिखे हैं, अब इसे फटाफट समझते हैं इसमें होता क्या है और कैपेसिटेंस वाला हमारे पास जो फंडामेंटल्स का फॉर्मूला है वो किस तरीके से आता है। देखिए होगा क्या, जब आप क्या करेंगे, इस स्फीयर B से कुछ चार्ज को A पे लाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब अगर हम B में से चार्ज को ट्रांसफर करते हैं A पे, यहाँ टर्म क्या आया था, पोटेंशियल आया था। पोटेंशियल किससे रिलेट करता है, तो आपने पढ़ा था पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये पोटेंशियल आया कहाँ से, क्योंकि जो चार्ज है उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस वाले के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब B से A पे ट्रांसफर कर रहे हैं मान लीजिए। और जब हम ट्रांसफर करेंगे चार्ज को, अब ऐसा नहीं है कि पूरा चार्ज ट्रांसफर करेंगे, धीरे धीरे चार्ज को समझ लीजिए ट्रांसफर कर रहे हैं। अब देखिए जब हम चार्ज को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम B टू A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, जहां आप मूव करवा रहे हैं उसके अपोजिट है। तो इट मींस यहां पे जो आप वर्क डन करेंगे अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा इस पोटेंशियल को। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। इट मींस जब आप चार्ज को B से A की तरफ लेके जाएंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ वर्क डन होगा एंड दैट पर्टिकुलर वर्क डन डिफाइन योर पोटेंशियल। क्लियर हो रही है चीज। अब आप ये सोचिए कि जब चार्ज यहां से यहां आएगा तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है उस सिचुएशन पे। अब देखो जितना चार्ज आप यहां से यहां मूव करवाओगे, जितना ज्यादा चार्ज यहां से यहां मूव करेगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होने वाला है, वर्क डन होने वाला है। तो वर्क डन जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज समवेयर एंड अमाउंट ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। क्योंकि जितना चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर होगा आपका, जितना ज़्यादा चार्ज आपका यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा उतना ही ज़्यादा आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा वर्क डन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे। ये चीज़ क्लियर हो रही है, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या पता लग रहा है हमें कि जब व्हेन चार्ज ट्रांसफर from B to A against electric field, then amount of work done by bringing this charge, define its इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप सो यहाँ तक ये टर्म क्लियर हो चुका होगा कि यार जितना चार्ज आप ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही आपको वर्क डन करना पड़ेगा और वो वर्क डन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहा होगा। तो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि यार पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। नॉर्मल टर्म में देख रहे हैं, इसका मतलब जितना ज्यादा चार्ज ट्रांसफर होगा उतना ही ज्यादा वहां पे पोटेंशियल होगा। तो अब देखिए यहां से हमारा एक फॉर्मूला आता है, दिस इज लाइक Q बाय V। Q बाय V की अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, Q बाय V की,
तो Q अगर चार्ज ज़्यादा ट्रांसफर होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब इनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। इसका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, और अगर इसका रेशियो कांस्टेंट होगा तो वही जो वो कांस्टेंट टर्म है उसे हम C कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। दिस कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पे और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। सो दैट मीन्स अगर किसी का भी हम कैपेसिटेंस निकालते हैं तो वो फिक्स्ड होता है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। आपको समझना पड़ेगा कि उसमें जो दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसका रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। तो इट मीन्स कैपेसिटेंस क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है आपकी। तो क्लियर हो रहा है कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला किस तरीके से आया, दिस इज कॉल्ड Q बाय V। आपने जितना चार्ज ट्रांसफर किया एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको देखने को मिला। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में एक तरीके से प्रोपोर्शनल है, तो इनका जो रेशियो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट के इक्वल हो गया, एंड दैट पर्टिकुलर कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, एंड दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अब बात करते हैं इसकी SI यूनिट की। तो जो इसकी SI यूनिट होती है दैट इज फैराड। तो फैराड इज द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। बट फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, इस वजह से फैराड जो होती है वो जनरली आपको बुक्स के अंदर देखने को नहीं मिलती है। ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है माइक्रो फैराड देखने को मिलता है, आपको नैनो फैराड देखने को मिलता है, ठीक है, या फिर आपको पीको फैराड देखने को मिलता है। तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा, पीको फैराड, नैनो फैराड, माइक्रो फैराड, क्योंकि ये काफ़ी फैराड जो है वो एक बड़ी यूनिट होती है, दैट्स वाई आपको देखने को नहीं मिलती है। तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कैपेसिटेंस का क्या है, किस तरीके से है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो कैपेसिटेंस होता है अगर वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा है एक्चुअल में ये दो जो कंडक्टर्स हैं इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, एरिया कितना होगा जो यहाँ पे कंडक्टर्स के लिए यूज किया जा रहा है। मतलब वो एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंडक्टर पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है, इनके बीच के मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करता है, जिसको अभी हम बाद में देखेंगे जब इसे डिराइव करेंगे। तो ये था हमारे पास सबसे पहला और बेसिक टॉपिक कि कैपेसिटेंस और कैपेसिटर क्या होता है। क्लियर होगी ये चीज़। तो अब हम समझते हैं हमारे पास कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो देखिए हमें एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है और उसकी हमें कैपेसिटी डिटरमाइन करनी है। देखो किस तरीके से करते हैं, सपोज टू भी हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, ओके, और एक स्फेरिकल कैपेसिटर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है सिर्फ हमारे पास, ठीक है ना, कैपेसिटर टर्म यूज़ नहीं करते हैं, कंडक्टर यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एक कंडक्टर है इस तरीके से और स्फेरिकल है, इसका जो रेडियस है वो आपको R दिया हुआ है, और हमने इसके ऊपर जो चार्ज है वो दिया हुआ है इसको +Q। अब ये जो +Q चार्ज होता है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसके सरफेस पे, ओके। तो आपको एक स्फीयर दिया हुआ है जो कंडक्टर है जिस पे हमने चार्ज प्रोवाइड किया हुआ है +Q का, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस स्फीयर पे, ओके। अब हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है, मतलब इसका कैपेसिटेंस हमें डिटरमाइन करना है। यहाँ पे क्लियर हो रही है चीज़, हमें इसका कैपेसिटी डिटरमाइन करना है। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि जब हम कैपेसिटेंस निकालते हैं तो हमारे पास एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें आपके पास दो कंडक्टर्स होते हैं और उसके बीच के चार्ज जितना स्टोर हो रहा है उसको हम डिटरमाइन करते हैं। क्लियर हो रहा है टर्म। लेकिन यहाँ तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंडक्टर है, तो जो दूसरा कंडक्टर यहाँ पे होगा, ऐसा नहीं है यहाँ अकेला ये कंडक्टर, ये पॉजिटिव वाला है, तो यहाँ पे एक और कंडक्टर है नेगेटिव वाला, लेकिन वो कंडक्टर कहाँ पे होने वाला है, इन्फिनिटी पे होने वाला है आपका। इसका मतलब दूसरा कंडक्टर आपका समझ लीजिए इन्फिनिटी पे है, क्योंकि हम यहाँ पे किस टर्म पे पढ़ रहे हैं, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब सिर्फ अकेला इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग हम कैपेसिटेंस को डिटरमाइन करेंगे। तो समझ लेना कि यार यहाँ पे एक और कंडक्टर है, इसके बगल में ऐसे ही बना सकते हैं आप, लेकिन ये कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ना। तो इट मीन्स दूसरा कंडक्टर आपका कहाँ देखने को मिलेगा, आपको इन्फिनिटी पे देखने को मिलेगा, ओके। अब समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखो हमने यहाँ पे जो कंसिडर किया है, कंसिडर a spherical conductor of radius r in which charge q is uniformly distributed
डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, तो हमने प्लस क्यू चार्ज देखा कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके सरफेस पे। तो आपको पता है कि यार जो पोटेंशियल होगी सरफेस पे हर एक पॉइंट पे क्या होने वाली है, सेम होने वाली है, क्योंकि ये एक तरीके का इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया। तो इट मीन्स सेम पोटेंशियल जो होगी, सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, on the surface of a spherical conductor। ओके, तो उस अगर हम पोटेंशियल को डिटरमाइन करते हैं तो आपको पता है कि अगर आप पोटेंशियल को डिटरमाइन करेंगे यहाँ पे इस कंडीशन पे, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था पीछे जो हमने डिराइव किया था इसके पहले वाले पार्ट में, V इज इक्वल टू K, फिर हमने कितना चार्ज यूज किया है यहाँ पे Q, और जो डिस्टेंस है उसका वो क्या है सेंटर से R। सो दिस इज लाइक V इज इक्वल टू K Q बाय R। तो सरफेस पे ये पोटेंशियल की वैल्यू होने वाली है आपकी। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की। तो अभी हमने जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, जिसको हम बोल सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, इस सिचुएशन पे क्या होने वाली है वैल्यू, तो इस सिचुएशन में वैल्यू होने वाली है C इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था हमारा, Q बाय, दिस इज लाइक Q बाय V। Q क्या हो गया, वो चार्ज जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इट मीन्स, अब समझिए, दिस इज लाइक Q एंड दिस वन इज V। V का मतलब क्या है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कितना है वहाँ पे, पोटेंशियल है K, Q और ऊपर क्या आ गया R। तो Q से Q कैंसिल आउट हो गया, दिस इज लाइक, अब K की अगर हम बात कर रहे हैं तो K क्या होता था, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ K। तो अगर मैं इस K की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो दिस इज लाइक R, K की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पहले से यहाँ पे क्या है, R है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये कैपेसिटेंस है ये सिर्फ एक चीज पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, दैट मीन्स C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ना ये चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और ना ही ये पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि उसका R कितना है, उसका रेडियस कितना है, और इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आई होप सो आपको ये टर्म क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पे हमें आगे की कई सारी चीज़ें देखनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और ये फॉर्मूला बार बार यूज़ होने वाला है आपका यार थ्रू आउट द चैप्टर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अगर हमें कैपेसिटी को बढ़ाना है, कम करना है, तो हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को समझना पड़ेगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे 2 इनफाइनाइट शीट, यहाँ पे हमने रख दी 2 इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट्स। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं गॉस के अंदर 2 हमारे पास इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट्स है मान लीजिए, और इस पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर कर रहा है लाइक, एंड दिस वन इज नेगेटिवली चार्ज। इन दोनों शीट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल d, और जो एरिया है वो है A इस शीट का। ओके, तो हमने यहाँ पे कंसिडर करी है, कंसिडर 2 इनफाइनाइट शीट ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा पॉजिटिव एंड सिग्मा नेगेटिव। ठीक है ना। तो अगर यहाँ चार्ज अपीयर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, तो इसकी हमने ली है सिग्मा पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड दिस नेगेटिव रिप्रेजेंट दी नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स ये दोनों सेम है, एग्जैक्टली बराबर है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी भी और सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी भी। Separated with distance, with a distance d। तो इनको जो सेपरेट किया गया है डिस्टेंस d से किया गया है, एंड एरिया ऑफ इनफाइनाइट शीट, इसको हमने a कंसीडर किया हुआ है। ओके,
तो अब समझते हैं यार, यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल ज़रूर होगा, दैट पर्टिकुलर पोटेंशियल इज V। फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो हमेशा ही होता है एक्चुअली, और ये उसकी डायरेक्शन होने वाली है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम पहले भी निकाल चुके हैं, जब हमने गॉस पढ़ा था, तो गॉस के अंदर हमने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकाला था, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती थी वो आती थी E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सल नॉट। तो ये हमारी वैल्यू आती थी सिग्मा बाय एप्सल नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी टू इनफाइनाइट शीट्स, ठीक है ना। तो दो इनफाइनाइट शीट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है, दिस इज लाइक सिग्मा बाय एप्सल नॉट। इसकी अगर मैं सेपरेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालूंगा, चलो यहाँ देखते हैं। अगर मैं निकालता हूँ E नेट, तो इस इनफाइनाइट शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती थी वो आती थी आपके पास, इसको लिख लेते हैं E1, दूसरे वाले को लिख लेते हैं E2, दोनों की डायरेक्शन सेम है। ऐड करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस इनफाइनाइट शीट। दूसरे की बात करेंगे, दिस इज अगेन सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। सो आप क्या कर सकते हैं, इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज लाइक सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे इन दोनों कैपेसिटर के बीच में, उसकी वैल्यू ये है। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो क्या मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूँ? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, मतलब इससे पहले वाले पार्ट के अंदर भी ये पढ़ा था, एक रिलेशन होता है बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे से निकाल सकते हैं। तो उसे कैसे निकालेंगे, तो हमारा फॉर्मूला था E इज इक्वल टू V बाय R। R का मतलब जो हो गया वो डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस यूज हो रहा है वो कितना है, D है। तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे E इज इक्वल टू V बाय D। ये हमारा क्या होने वाला है, फॉर्मूला। अब अगर मुझे V की वैल्यू निकालनी है, सो हम क्या करेंगे, इस D को ले जाएंगे इधर मल्टीप्लाई पे, एंड दिस वन इज लाइक V, दिस वन इज लाइक V। अब E इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया D इज इक्वल टू V। आई होप सो यहाँ तक डाउट आपको नहीं रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हमने निकाली है वैल्यू किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की निकाली है। अब ये क्या है सिग्मा, सिग्मा का मतलब है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, कितना चार्ज उस पर यूनिट सरफेस एरिया में है। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या था, Q बाय A। इसका फॉर्मूला क्या है, Q बाय A। तो क्यों ना इसे कन्वर्ट किया जाए, इस सिग्मा की जगह पे इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। दिस इज लाइक सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा, Q बाय A, और नीचे क्या है, एप्सिलॉन नॉट, और N2 में हो गया D, और ये हो गया V। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट, इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट, ठीक है ना। तो ये हमारा पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है। अब अगर हमने पोटेंशियल निकाल लिया है तो क्यों ना कैपेसिटेंस निकाला जाए। तो हमें पता है कि लाइक यार कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाय V, यही हमारा फॉर्मूला है। तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे Q, और V की वैल्यू हमने निकाली थी Q D, और ऊपर क्या आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल आउट आ जाएगा, दिस इज लाइक A एप्सिलॉन नॉट बाय D, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ C, एंड दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यही होता है कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से एक चीज़ जो हमें क्लियर हो रही है, दैट C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर एरिया बढ़ेगा यहाँ पे कंडक्टिंग का, तो इसका मतलब वहाँ पे उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा, तो दैट मीन्स कैपेसिटेंस कम होने लगेगा। अच्छा, एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, क्लियर, तो इन दोनों के बीच में जो हमारा मीडियम होने वाला है, या तो वो एयर या फिर वैक्यूम आप कंसिडर कर सकते हैं इन दोनों के बीच का मीडियम जो है। और यही है हमारा फॉर्मूला, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, जिसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो आपको क्लियर हो चुका होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस तरीके से निकालना है। तो हमने दो शीट्स ली, ठीक है, एक शीट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है D, एरिया कितना कंसिडर किया था A। अब
इसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, सो दैट मीन्स कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो हमने V कंसिडर किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हमें सबसे पहले निकालना था V, तो V निकालने के लिए हम क्या यूज निकालेंगे, सबसे पहले E निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने निकाला जो हमने गॉस के थ्रू पढ़ा था इनफाइनाइट शीट के बारे में, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। तो हमें पता है इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हमने एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का एक रिलेशन हमने पीछे पढ़ा था, और वो रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल टू वी बाय डी। E इज इक्वल टू वी बाय डी। अच्छा, यहाँ नेगेटिव साइन भी आता था, तो ध्यान रखना नेगेटिव साइन को इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था कि किस डायरेक्शन में जो है पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही होगी। ओके, तो दिस इज लाइक E इज इक्वल टू वी बाय डी, और हमें यहाँ मैग्नीट्यूड निकालना था, इस वजह से हमने नेगेटिव साइन को यूज नहीं किया है। तो E इज इक्वल टू हो गया V बाय डी। अब D को हम इधर ले गए मल्टीप्लाई में, तो E की वैल्यू तो हमें पता है, दिस इज लाइक सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो हमने यहाँ लिख दिया दिस इज लाइक सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू में D। अब सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसकी वैल्यू कितनी है, Q बाय A। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया Q बाय A को, और ये हमारी वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट्स। अब हमें निकालना है कैपेसिटेंस इनके बीच का, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, Q बाय V। तो V की जगह पे V की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू किसकी आ चुकी है हमारे पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की। और यहाँ हमने देखा कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो यहाँ तक हमारे पास इस लेक्चर के सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम आगे समझेंगे इस कैपेसिटेंस को, जो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, मे बी शायद 3 to 4 लेक्चर जरूर लगने वाले हैं, या उससे थोड़े से ज़्यादा लेक्चर्स हो सकते हैं जिसमें आपका कैपेसिटेंस पूरा का पूरा कवर हो जाए, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस भी कवर करने हैं, तो इसीलिए लेक्चर्स जो हो सकते हैं वो थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन आप एक भी लेक्चर को मिस ना करो, और अगर किसी भी लेक्चर में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो कि आपको कहाँ डाउट है, मैं कोशिश करूँगा उन डाउट्स को रिजॉल्व करने की।